3 नाइट्स 4 डेज का ट्रैवल पैकेज सुना है, जिसमें ट्रैवल एजेंट आपको एक देश घुमाने का दावा करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स भी ऐसी ही है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी ने लास्ट कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया था जिसकी उम्र 4 दिन से ज्यादा हो? ऐसा ही एक मुद्दा उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया जिस मुद्दे के पुर्जे 4-5 दिन में खुल गए। ये पूरी कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हाथ में लेकर आए। राहुल गांधी ने इस बुक को एक पब्लिश्ड क्रेडिबल अकाउंट की तरह प्रोजेक्ट किया, जैसे ये मोदी गवर्नमेंट के गलवान क्लैश और इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर किसी बड़े सच का खुलासा करती हो। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार देश से सच छुपा रही है और अनकंफर्टेबल फैक्ट्स सप्रेस कर रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि उन्होंने क्या कहा, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एक अनपब्लिश्ड बुक को पार्लियामेंट में ऑफिशियल सच बनाकर पेश कर दिया, बिना ये वेरीफाई किए कि बुक लीगली पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। मतलब बिना कंफर्म किए सीधे आर्मी, लीडरशिप और गवर्नमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने February 2 को पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंटली ये बुक वेव की, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी शॉकिंग था। पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस ने पूरे 7 दिन बाद February 9 को एक सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया कि ये बुक पब्लिश ही नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल कॉपीज एग्जिस्ट नहीं करती और जो PDF सर्कुलेट हो रही हैं वे अनऑथराइज्ड और लीक्ड वर्जन्स हैं। और ये क्लैरिफिकेशन आया कब? जब दिल्ली पुलिस की ओर से FIR रजिस्टर किया गया। ये क्लैरिफिकेशन 2 तारीख को भी आ सकता था, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन को आने में इतना लेट क्यों हुआ, इसका जवाब पेंगुइन ही दे सकता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, खुद जनरल नरवाने ने भी सिर्फ एक लाइन में रिस्पॉन्स दिया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, और वह भी पेंगुइन के बोलने के बाद उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट को अपने एक्स पोस्ट में कोट करते हुए। मतलब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बुक लेकर गए और उसके बाद उनके तमाम अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स पर पार्लियामेंट में विवाद हुआ, तब तक ना पब्लिशर ने कुछ कहा और ना ही ऑथर ने। तो एंड में जो राहुल गांधी वेव कर रहे थे वह कोई रिविलेशन नहीं था, वह फिक्शन निकला। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। पब्लिशर के क्लैरिफाई करने के बाद भी राहुल गांधी ने स्टेप बैक लेने के बजाय डबल डाउन कर दिया। उन्होंने पेंगुइन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। कहा या तो पेंगुइन झूठ बोल रहा है या नरवाने, और ये भी कहा कि वह नरवाने पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जबकि नरवाने खुद कंफर्म कर चुके हैं कि बुक अनपब्लिश्ड है। अब हुआ यूं कि अपनी बात डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी ने 2023 का एक पुराना ट्वीट दिखा दिया, लेकिन नरवाने के लेटेस्ट स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया। और फिर ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं रही, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया। दिल्ली पुलिस ने लीक्ड PDFs पर FIR रजिस्टर की, सीरियस सेक्शंस इंक्लूडिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाए और पेंगुइन को भी नोटिस भेजा गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बुक पब्लिश ही नहीं हुई थी तो सेंसिटिव मिलिट्री मैन्युस्क्रिप्ट लीक किसने की, वो पॉलिटिकल सर्कल्स तक कैसे पहुंची और किस पर्पस के लिए? जो चीज एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर शुरू हुई थी वह अब डेंजरस टेरिटरी में चली गई है। लेकिन इस पूरी बुक कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक ही चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, और राहुल गांधी की कोशिश की असली कहानी को रीराइट कर दिया जाए। सच ये है कि गलवान के बाद चाइना ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके जवाब में इंडिया ने एक बोल्ड काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया। लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह के लीडरशिप में इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने कैलाश रेंज के क्रूशल हाइट्स पर कब्जा कर लिया और चाइना कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो गया। ग्राउंड रियलिटी शिफ्ट हो गई और बीजिंग को नेगोशिएशंस के लिए बैठना पड़ा। ये हेजिटेशन या फेलियर की कहानी नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक सक्सेस थी जिसे आज डिस्टॉर्ट करने की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड इसीलिए और भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कोई एडहॉक रिएक्शन नहीं था। स्पेशल फोर्सेस को पनागर से सीधे लद्दाख एयरलिफ्ट किया गया, मतलब रिसोर्सेस फास्ट और प्रिसाइसली मोबिलाइज हुए। 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने अलग अलग थिएटर्स में कोऑर्डिनेशन की, जो दिखाता है कि ये रश्ड मूव नहीं बल्कि एक वेल प्लान मिलिट्री रिस्पॉन्स था। ऑपरेशन पहले ही फुली वॉर गेम्ड थी, सिनेरियोज मैप हो चुके थे बिफोर बूट्स हिट द ग्राउंड। ये सिर्फ आर्मी की प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाता बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग भी, जहां कमांडर्स को बिना हेजिटेशन एग्जीक्यूट करने की फुल फ्रीडम मिली। लेकिन राहुल गांधी ने इन इवेंट्स को बिल्कुल उल्टा फ्रेम किया। वह इसे गवर्नमेंट इनडिसीजन और लीडरशिप फेलियर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। इंडिया ने क्लियर टेक्टिकल एडवांटेज गेन किया, चाइना ने अपने टैंक्स डिफेंसिवली मूव किए
और बात भी तभी शुरू हुई जब इंडियन फोर्सेस ने कैलाश रेंज के की हाइट सीज कर लिए। ये वीकनेस नहीं थी, ये लेवरेज थी और ये लेवरेज काम की। और यहीं पर राहुल गांधी की सो कॉल्ड लाइन कोलैप्स हो जाती है। ये क्लेम कि पीएम मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे या गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ लिया। रियलिटी ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर ऐसे काम ही नहीं करती। पॉलिटिकल लीडरशिप ऑब्जेक्टिव सेट करती है, रेड लाइंस डिफाइन करती है और एक्शन ऑथराइज करती है, लेकिन बैटलफील्ड पर मिनट बाय मिनट ऑर्डर्स देना उनका काम नहीं होता। दुनिया की कोई सीरियस मिलिट्री इस तरह फंक्शन नहीं करती। मोदी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली यही किया। आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशनल फ्रीडम दी, पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं। पीएम ने मिशन फ्रेमवर्क अप्रूव किया, मिलिट्री लीडरशिप पर ट्रस्ट दिखाया और प्रोफेशनल्स को वहीं एग्जीक्यूट करने दिया जैसा उन्हें ट्रेन किया जाता है। प्रॉपर वॉर गेमिंग, सिनेरियो प्लानिंग और कमांड चेन के थ्रू। ये वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी होती है ये। राहुल गांधी का ये कहना कि पीएम मोदी डिस्टेंस बना रहे थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे थे, या तो मिलिट्री फंक्शनिंग को समझने की उनकी कमी दिखाता है या फिर जानबूझकर गलत पिक्चर पेंट करने की कोशिश। रियल लीडरशिप क्रेडिट लेने या दिल्ली से टेक्टिकल ऑर्डर्स देने में नहीं होती, बल्कि क्लियर पॉलिटिकल इंटेंट सेट करने और ग्राउंड पर कमांडर्स पर ट्रस्ट रखने में होती है। सीरियस मिलिट्रीज इसी तरह वॉर्स फाइट करती हैं और इंडिया ने भी वही किया। और ये राहुल गांधी के अटैक का सबसे डेंजरस हिस्सा है। ये पीएम मोदी को नहीं, इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाता है। सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशंस पर सवाल उठाना ट्रूप मोराल को अंडरमाइन करता है, बैटलफील्ड सक्सेस को पॉलिटिसाइज करता है और मिशंस के अराउंड कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जबकि यहाँ यूनिटी और ट्रस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल टूल बन जाती है तो हिट गवर्नमेंट को नहीं, फ्रंटलाइन पर खड़े सोल्जर्स को लगता है। तो वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है। जब बुक पब्लिश ही नहीं हुई, ऑथर खुद उसकी रिलीज डिनाई कर चुका है और पुलिस लीक्ड कॉपीज को नेशनल सिक्योरिटी इश्यू मानकर प्रोब कर रही है, तो फिर राहुल गांधी अभी भी इसी बुक के बेसिस पर आर्मी और गवर्नमेंट पर हमला क्यों कर रहे हैं? एजेंडा सच है या पॉलिटिक्स? और ये कोई पहली बार तो है नहीं। इंडियन पॉलिटिक्स में अपोजिशन, खासकर कांग्रेस, बार बार देश की सुरक्षा से जुड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस पर सवाल उठाती रही है। चाहे 2020 का अब लद्दाख स्टैंड ऑफ हो और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, हर बार आर्मी की सफलता को गलती, कमजोरी या बेवजह एक्शन बताकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर की कोशिश होती है। कभी लीडरशिप पर सवाल, कभी शुरुआती नुकसान का हवा, कभी पूरे ऑपरेशन को ही बेकार बताने का नैरेटिव। मकसद एक ही होता है, राजनीति, राष्ट्र नहीं। लेकिन ये पॉलिटिक्स सिर्फ सरकार को नहीं, भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाती है। जब जंग जीतने के बाद भी शंका पैदा की जाती है, जब ऑपरेशंस को मजाक बनाया जाता है, तो जवानों का हौसला गिरता है, लोगों का भरोसा कम होता है और दुश्मन को सिग्नल मिलता है कि देश अंदर से बटा हुआ है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। दोस्तों, कांग्रेस और उनके शहजादे से सवाल ये है कि जब आर्मी ने लद्दाख में स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर कब्जा किया, टेरर कैंप्स को तबाह किया और देश के हित सुरक्षित किए, तो हर मिलिट्री ऑपरेशन को राजनीति का मैदान क्यों बनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा वोट बैंक का मुद्दा है या देश की रक्षा का सवाल? अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।